नमस्कार, राज की बात के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कहते हैं बहुत हिम्मत चाहिए अपनों से लड़ने के लिए, सिस्टम से लड़ने के लिए और ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए जो पूरे के पूरे समाज और सिस्टम की उन बेड़ियों से इतर हो जिसे अमूमन सामाजिक लिहाज का नाम दे दिया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान जिनके साथ पादरी बजिंदर ने दुष्कर्म किया और उसके बाद वो कोर्ट की दहलीज तक गई, वो पुलिस के पास गई, बहुत कुछ झेलना पड़ा। अपनों ने ही उनसे मुंह भी मोड़ लिया और आज तक मोड़े ही बैठे हैं। खून के रिश्ते तक इस पूरे के पूरे केस को लेकर खत्म से होते नजर आए थे। उन्हीं का सीधे रुख करेंगे और उनसे जानेंगे उनके अनुभव। बहुत बहुत स्वागत है सूर्या समाचार में आपका। थैंक यू सर। आपकी जो पूरी की पूरी कहानी है वो किसी फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पड़ाव तमाम आपके सामने आए वो अपने आप में दिल दहला देने वाली भी है, हैरान करने वाली भी है। और अगर मैं कहूँ कि किसी भी परिवार के लिए इससे ज़्यादा मुश्किल समय कोई नहीं आ सकता, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपने देखी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनके लिए चाहूँगा कि आप इस पूरे के पूरे वृत्तांत को, इस पूरे मामले को एक बार बताएं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे होता है, कैसे वो दुष्कर्म करता है और उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ती है, शुरुआत कैसे होती है। मैं सूर्या समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये करीब 7 साल पहले की बात है, 2018 से 1.5 साल पहले की बात है, जब मैं पादरी बजिंदर सिंह के संपर्क से आई। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मिडिल क्लास फैमिली में आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाई झगड़ा तो नॉर्मली होता ही रहता है जी। तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके एक पादरी बजिंदर सिंह का समागम होता है, आप वहाँ पे जाया करो, आप सोशल मीडिया पे भी देखो। तो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा और फिर मैं जिन्होंने मुझे बताया था आंटी ने, मैं उन्हीं के साथ उनके समागम में गई थी। जब हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एंट्रीज होती हैं। जलंधर गए थे? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, क्योंकि मैं उस टाइम चंडीगढ़ में रहती थी, जीरकपुर में रहती थी। तो वहाँ जाते हैं, एंट्रीज होती हैं, एंट्रीज पे सारा वो नाम वगैरह सब कुछ लिखते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों आए, रीज़न पूछते हैं। अच्छा, वो रीज़न पूछते हैं, फिर वो रीज़न लिखते हैं वहाँ पे। फिर वो सारी डिटेल होती है, जो पादरी बजिंदर सिंह होता है वो उसके व्हाट्सएप पे जाती है। जो मेन बंदे होते हैं, अगर 50 बंदे आए हैं तो 25 की डिटेल उसके व्हाट्सएप पे जाएगी। वो बंदा धीरे धीरे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते रहते हैं, हम जाते हैं समागम में, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, धीरे धीरे फिर वो पब्लिकली उठाता है कि तेरा नाम सोनिया है, तू यहाँ से आई है। तो जो बंदा फर्स्ट टाइम जाता है वो मतलब कि हैरान हो जाता है कि इनको कैसे पता चला कि मेरा नाम सोनिया है और मैं यहाँ से आई हूँ, क्योंकि वो पहले ही सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच चुकी होती है। चकाचौंध को ही चमत्कार बना दिया जाता है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि आप वहां पर गए सोशल मीडिया की वजह से, कि आप इतना सुन चुके थे, इतना देख चुके थे और उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपने ये मन बनाया कि आप वहां तक जाएं। तो क्या जब आप वहां गए तो तुरंत धर्मांतरण हो जाता है या फिर कुछ वक्त लगता है, उसमें आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने आप धर्मांतरण कीजिए, अपना धर्म बदलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम वहाँ पे जाते हैं तो 6-7 महीने तो वहाँ मतलब कि पब्लिकली बैठना पड़ता है। अच्छा। फिर वो पब्लिक से ही उठाते हैं कि तुम मेरी क्वायर टीम में आ जाओ। ऐसे ऐसे लोगों की मैंने टीम बनाई है, क्वायर टीम की टीम बनाई है, जो पीछे गाने गाते हैं, और जो बाउंसर होते हैं उनकी टीम बनाई, लड़कियों की, ऐसे अलग अलग टीमों में वो बांटा होता है सारा पार्ट्स। फिर जो धर्मांतर करते हैं, जो धर्म परिवर्तन करते हैं, वो सबको बोल देते हैं अगर तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो तुम श्रापित हो जाओगी, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। तो बंदा खुद को सोचता है कि हम कर ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तब उसको गुरु मान चुके होते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो आपने बताया कि जब आप वहां पर गए तो आपने देखा कि एकाएक उन्हें तमाम चीजें मालूम है। तो क्या आप उन चीजों को देखकर आपको लगा कि वाकई में शख्सियत कोई बहुत खास है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से वहाँ ड्रामा क्रिएट होता है ना, जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, जैसे पहले शक्तिमान आता था तो हम उसमें टीवी में देखते हैं कि वो उड़ता है। सेम वही प्रोसीजर है। जिस तरीके से वहाँ ड्रामा क्रिएट होता है तो बंदा जो फर्स्ट टाइम जाता है उसको यही लगता है कि मैं मतलब कि कौन सी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं।
हम अमूमन ये देखते हैं कि ये इस वक्त एक ट्रेंड भी चला है कि जहाँ पर बहुत सी महिलाएं अपने पतियों को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन असल कहानी कुछ और होती है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उन्हें भी एक तरह से बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर, कुछ ऐसी आप कहें कि महिलाओं की वजह से उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ता है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी है कि बहुत सी महिलाएं खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती हैं, वो आगे नहीं आ पाती है। लेकिन आप आई हैं और आपने इस केस को लड़ा है। आपकी इस पूरे मकर जाल में फंसने की कहानी तो रही कि आप सोशल मीडिया से उठकर आपने देखा और आप वहां पर गए, लेकिन उसके बाद आपको ब्लैकमेल करना, आपके साथ दुष्कर्म होना, ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ये ऐसे शुरू हुआ जैसे उसने मुझे पहले विश्वास पे ले लिया। जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ वर्किंग करते हैं, तो हम अपने मैडम या सर जो भी होते हैं, हम उनके विश्वास में आ जाते हैं कि ये बंदा मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, ये मेरे सारे काम करेगा। इस तरीके से उसने मुझे विश्वास पे लिया और मुझे बोला कि यूके में हमारी एक मिनिस्ट्री है, हम ऐसा करते हैं कि तुम्हें यूके सेटल कर देते हैं। ये उसका बोलने का वे था। अच्छा, ऐसा करते हैं हम, तो यूके सेटल कर देते हैं, तो तुम यूके वाली मिनिस्ट्री देख लेना। तो बंदा सोचता है कि नहीं, ये मुझ पे विश्वास करे, मुझे भी इन पे विश्वास करना चाहिए। ये थोड़ा सा मिनिस्ट्री वाला जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूके वो आपको दे रहे थे, तो क्या प्रोसीजर क्या है? पूरा इनका जो नाम है वो भी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। उसमें ये इनकी ना अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वहाँ अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे अब यूके की मिनिस्ट्री लगा लो, तो वहाँ जैसे इन्होंने बंदे को भेज दिया, अब जितना भी वहाँ का काम है, जो बंदा वहाँ गया वो उसी को देखना पड़ता है। लेकिन जो वहाँ की इनकमिंग होती है, जो पैसा आता है, वो इसी के पास आएगा। अच्छा, जो बंदा वहाँ वर्क कर रहा है वो चाहे बोलता रहे कि मुझे सैलरी दे दो, कुछ दे दो, नहीं, उससे तरले करवाता रहेगा, लेकिन जहाँ वहाँ से जो भी पैसा आता है वो उसी के पास आएगा। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ जानकारी भी साझा कर दूं कि जो पादरी बिजेंदर है, इनके इंडिया में कुल 22 केंद्र है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता अलग अलग जगह हैं। और अगर हम बात करें फ़ॉरेन की, तो फ़ॉरेन में 12 ऐसे केंद्र हैं। आपको हैरानी होगी कि अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम जगहों पर इनके केंद्र रहे हैं ये। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस भी ऐसे काम करता है कि पैसा ये ले तो लेते हैं लेकिन देते नहीं है। कैसे कैसे इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? जैसे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने इस चीज को 6-7 महीने झेला है। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जब उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया था, तो तब मैं डरती थी कि मेरी कहीं वीडियो ना वायरल हो जाए। तो वीडियो के बिहाफ पर आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया करता था वो मुझे कि जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली से तुम्हारे किसी ना किसी को मार दिया जाएगा या तुझे मार दिया जाएगा। सिर्फ उसका मेन एजेंडा ये होता है कि उसने अपनी मन की इच्छाएं पूरी करनी होती थी। जिस तरीके से उसने मुझे यूज किया, और एक दिन ऐसा आया कि मैं उसके ये यूजपन से तंग आ चुकी थी, तो फिर मैंने ये स्टेप उठाया कि मैं तो तुझे अकल सिखा के ही छोड़ूंगी। और मैंने फिर ऐसे फिर FIR दर्ज हुई। फिर मैंने आज 7 साल के अरसे के बाद आज मैंने मान्यता प्राप्त करी है। आज मुझे जीत प्राप्त हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा संघर्ष आपका रहा। और मैं चाहूँगा कि आप उन महिलाओं के लिए, उन औरतों के लिए जो लाचार हम उन्हें कहेंगे कि वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, इतना जज्बा, इतना जोश और इतनी ताकत आप में आई कैसे कि आप दुनिया के सामने आ पाएँ? क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत का, अपने आप कहें कि परिवार का बहुत फिक्र होती है, लेकिन वो फिक्र कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखला भी कर देती है। तो आपने ये कदम उठाया, ये कैसे मुमकिन हुआ? किसका सपोर्ट था आपको परिवार में? परिवार में मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, फर्स्टली। और सेकंडली मैं आजकल की औरतों को यही कहना चाहती हूँ, जैसे कई बार पति गलत होता है तो पत्नी सही होती है, कई बार पत्नी गलत होती है तो पति सही होता है वहां पे। बिल्कुल। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके साथ ससुराल में नाजायज हो रहा होता है, तो वो लड़कियां ना तो घर के बाहर काम कर सकती हैं क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, ना बंदा घर के बाहर जा सकता है, ना वो पति को छोड़ सकता है चाहे पति जितना भी गलत हो। और कुछ पत्नियों के साथ ऐसा होता है, कुछ पतियों के साथ ऐसा होता है। जिन पत्नियों के साथ ऐसा हुआ उनको आवाज उठानी चाहिए। मैंने उनके लिए एक NGO खोली है, नारी शक्ति लेके, और उसमें मैं एक बाउंसर की टीम तैयार करूंगी जिसमें वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। और जो लेडीजें मतलब कि कुकिंग करना चाहती हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं और जो बाउंसर बनना चाहती हैं, काफी अपॉर्चुनिटी होती है लड़कियों के लिए। मैं उनका सहारा, आप उनके स्किल्स को डेवलप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं उनके साथ हूँ। ये तो बात हुई कि जो आपने एक नया NGO खोला है उसकी। अब मैं वापस उस बात पर आना चाहूँगा जहाँ पर हमने बात को छोड़ा था कि जब आप तंग आ गए, उसके बाद आपने ये फैसला लिया कि आप अब कोर्ट की दहलीज में जाएंगे।
लेकिन क्या ये राह इतनी आसान थी कि आप कोर्ट में गए और आपको न्याय मिल गया, आप पुलिस स्टेशन में गए और आपकी बात सुन ली गई, आपकी बात को तरजीह दे दी गई? क्योंकि इतना आसान ये अमूमन रहता नहीं, और 7 साल का एक लंबा अरसा आपने इस पूरे के पूरे केस को लेकर देखा। तो मैं चाहूँगा कि जब आप पहली बार कंप्लेंट करने के लिए गए, कहाँ गए थे, और जब वहाँ पर गए तो किस तरीके की चीज़ें आपके सामने आई? बिल्कुल सर जी, जो 7 साल का लंबा अरसा था वो मुझे मतलब कि एक औरत की ज़िंदगी चेंज कर देता है। बहुत कुछ देखने को, जो लड़की ने मतलब कि कोर्ट कचहरी धक्के खाए हों, इतना धक्के उसने नहीं खाए जिसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ। जो मतलब कि विक्टिम थी उसने इतने धक्के खाए, कोर्ट के चक्कर मारते मारते पैरों की तलियां घिस गई, और आज जाके इंसाफ मिला है। जिस टाइम ये कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए मैं गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसा हुआ था, सबने मुझे बोला कि ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पॉलिटिकल पावरफुल है, पैसे से भी पावरफुल है, आप इसके खिलाफ मत जाओ। तो मतलब आप तो कह रहे हैं मुझे कि नहीं था, मुझे आपको लड़ना था अपने लिए मुझे लड़ना था कि मेरे साथ गलत हुआ है। नहीं, आपके ऊपर किसने दबाव बनाने की कोशिश की? सबसे पहले तो प्रशासन परिवार होता है कि परिवार कहता है कि आप ऐसा मत करें, उसके बाद प्रशासन होता है, उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। आप पर कौन सा प्रेशर था? मुझे पहले परिवार वालों ने रोका, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, जो होना था हो गया। मैं कहा नहीं। फिर मैंने अपनी मर्जी से एप्लीकेशन लिखी और फिर मैं पुलिस स्टेशन गई। वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एसएसपी ऑफिस गई, उनको मैंने सारे प्रूफ दिखाए। इन्होंने मुझे सरेआम धमकियां दी हुई थी। बजिंदर सिंह ने कहता तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, प्रशासन तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ। आजकल भी सेम इसका डायलॉग यही चल रहा है, और 2017-18 में भी सेम इसका डायलॉग यही होता था। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, और उनके भाई की एनजीओ थी, उसका नाम था वाल्मीकि शक्ति संगठन। उस टाइम उस एनजीओ का नाम था जनहित समाज सेवा, जो आजकल वाल्मीकि शक्ति संगठन में उन्होंने एक्सचेंज कर दिया है। उन्होंने फिर मेरी बात सुनी, फिर उन्होंने भी मुझे बोला, वो कहते हैं कि आप मैम रहने दो, पावरफुल मैन है, जो कुछ भी उन्होंने मुझे समझाई ये बात। मैं कहा आप मेरी बात सुनो, अगर आपने मेरी हेल्प करनी है आप कर दो, नहीं तो मैं और ऊपर तक पहुंच करूंगी। फिर उन्होंने बोला कि लड़की जेन्युइन है, सही बोल रही है। फिर उन्होंने मुझे एसएसपी साहब के पास पेश कराया, एसएसपी को सारे सबूत दिखाए। देखो, एक अकेली लड़की जब एसएसपी के पास पेश होने जाती तो उसकी नहीं सुनी जाती, जब वो एनजीओ वर्कर के साथ जाती तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है। फिर लेकिन जो आप एनजीओ की बात बता रहे हैं, तो वो शुरुआत में आपको भांप रहे थे कि क्या आप वाकई में खड़े भी रहेंगे अपने लिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला है कि ये बंदा पावरफुल है, पैसे वाला, आप मैम रहने दो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो लड़ना है, मुझे अपने, मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ गलत हुआ है, जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन आज मैं इतना खुश हूं ना, मुझे इंसाफ मिला है। 7 साल में जब वो पर्चा दर्ज हो गया, उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मेरी मुश्किलें कम हो जाएंगी, पर मेरी मुश्किलें कम नहीं हुई, मेरी मुश्किलें और बढ़ गई, शुरुआत हो गई। तो अगर मैं ये कहूँ कि पर्चा करने के बाद ऐसे मामलों में मुश्किलों की शुरुआत होती है तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम मतलब कि थाने जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, हमें बात करने का तरीका पता लगता है, वहां जाके क्या बात करनी है। हाँ, एक लड़की को बाहर जाके बात करना बहुत हिचकिचाहट होती है कि मैं कैसे बताऊंगी अपनी बात, पर नहीं, उसे हौसला बुलंद होता है। मैं आजकल की लेडीज़ों को यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर तुम घर पे बैठ के सोचते रहोगी नहीं मैं ये करूंगी तो मेरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, अपने इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। 3 महीने तो ये अरेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी पब्लिक होती थी। जब इसको पता चला कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, तो उसी रातों रात ये लंदन भाग गया। अच्छा। और दिल्ली एयरपोर्ट से उस टाइम पवन कुमार SHO साहब थे जीरकपुर में, उन्होंने LOC जारी कर रखी थी, तो उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से इसको अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद 3 महीने जी जेल में रहा। 3 महीने के बाद बेल होगी इनकी। अच्छा। क्योंकि आपको पता है पावरफुल, पैसा सब कुछ था उसके पास, वकील भी बिक जाते हैं, बहुत सारे वकील बिके, बहुत सारे नए मिले, बहुत कुछ हुआ उस टाइम। जो आपके वकील थे, आप उनके बिकने की बात कर रहे हैं? तभी इसकी जमानत हो गई थी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपके पक्ष के वकील थे वो भी खरीद लिए गए? सब खरीद लिए गए, पक्ष के वकील खरीद लिए गए, मेरी फैमिली खरीद ली गई, सब खरीद लिए गए। मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। मैं फैमिली मतलब आपके परिवार वाले, अपने माँ बाप, भाई, सब ने छोड़ दिया मुझे, सब ने छोड़ दिया कि तू अगर तूने हमारा कहना नहीं मानना है तो जहाँ से। क्या आपके जो परिवार के लोग हैं वो इनके साथ अभी भी एसोसिएटेड है या नहीं? फिर अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं लेकिन है। उस वक्त थे? हाँ जी, उस वक्त थे। इसीलिए आपको मना कर रहे थे? इसीलिए इसने हमारे परिवार वालों को लालच दिया
कि हम तुम्हारी फैमिली के नाम पे एफडी वगैरह करा देंगे, ये करा देंगे। तो मेरे परिवार वाले मुझे फ़ोन करते थे, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ में रहती थी। मुझे फ़ोन करते थे कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि एफडी करा देंगे। मैं कहा मेरी इज्जत की कीमत आपकी एफडी से ज़्यादा है, आपकी ये एफडीओ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये बंदा मुझे 100 करोड़ रुपया भी देता ना, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है तो किया है। अगर मैं 10,000 करोड़ लोगों में बोलूँगी कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत, मैंने जज साहब के सामने भी बोला, इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है तो किया है, मेरी मर्जी के खिलाफ किया है। उसके 7 साल का जो वो टाइम था इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मेरे खिलाफ बहुत सारी क्रॉस FIRs हुई। जिस लड़के ने मेरी हेल्प करी थी उसके ऊपर भी बहुत सारी क्रॉस FIRs हुई कि ये लड़का मतलब कि इसकी हेल्प कर रहा है, पहले इसको दबाओ फिर ये हमारी बात मानेगी। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जो बजिंदर सिंह की पत्नी थी अनिका, उसने उस लड़के पे जो सरबजीत सिंह रोकी वाल्मीकि है और मेरे ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा दर्ज करा दिया। क्रॉस FIR मतलब कि अगर तू इस FIR में हम तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज तब करेंगे जब तू उस FIR में हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी। और मैं उसी टाइम ही उस लड़के को साथ लेके जज साहब के पास पेश होगी। हमने बोला हमारे ऊपर झूठी FIR हुई है, हमारे पास बाकायदा प्रूफ हैं। और सारे सबूत देखने के बाद हमें जज साहब ने उसी टाइम ही बेल दे दी। कि तुम लोग निश्चित रहो, हमें पता था। और जब ये पर्चा होता है उसके 2 दिन बाद मेरी गवाही होती है। गवाही किसमें? ये 376 वाले केस में। अच्छा। इस गवाही को रोकने के लिए ये पर्चा दर्ज कराया जाता है कि हम लड़की को रातों रात अरेस्ट करा देंगे, लड़की अपनी गवाही पे पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन देखिए आप जज साहब के पास गए तो यहाँ से ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बुरे बहुत लोग हैं, लेकिन अच्छा एक भी है तो काफी है। बहुत काफी है। उस टाइम मैडम होते थे, जज साहब मैडम होते थे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने हमारे इतनी हेल्प करी ना, बहुत हेल्प करी। उसी टाइम कोई भी जज नहीं सुनता और कोई भी जज नहीं मिलता है पर्सनली। उन्होंने हमें उसी टाइम ही बेल दे दी। और बेल लेते ही फिर दोबारा फिर पर्चा दर्ज हो गया। जो सरबजीत सिंह रोकी वाल्मीकि उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया 295A का। उसके बाद जब वो बेल लेने गए जज साहब के पास, उन सरदार जज साहब थे, और उन्होंने फाइल मारी ऐसे मघेल के, कहते ये सरबजीत सिंह रोकी वाल्मीकि ने एक रेपिस्ट को गलत बोला है, ना कि इसने भगवान को गलत बोला है। तो पुलिस को बोला इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन लाओ, तुम लोगों ने कानून को मजाक समझ रखा है। उसके बाद जलंधर में कंप्लेंट दर्ज हुई, फाजिलका में कंप्लेंट दर्ज हुई, बहुत जगह कंप्लेंट दर्ज हुई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और एंड तक ऐसा हो गया जब सारे गवाही वगैरह होगी, सब कुछ हो गया, क्रॉस हो गया, सब कुछ हो गया। एंड में ऐसा हो गया, बजिंदर ने क्या किया, एक चंडीगढ़ की प्रतिभा है, SI प्रतिभा, साइबर सेल में लगी हुई थी, वो थी अनिका की फ्रेंड जो बजिंदर की वाइफ थी, उसने उसको 30 लाख में खरीद लिया। अच्छा। और उस औरत ने रातों रात 30 लाख में एक 2-3 महीने पुराना पर्चा निकाला, कोई गैंग रेप था, उसमें सरबजीत सिंह रोकी को इन्वॉल्व कर दिया। और FIR में सरबजीत सिंह रोकी का नाम नहीं है, चलान में भी नाम नहीं है। देखो आज तक वो कोर्ट को गुमराह कर रही है वो लेडी जो SI प्रतिभा है। तो सिर्फ एक पैसा हर जगह मैटर नहीं करता। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मैंने जिस दिन बजिंदर को सजा सुनाई गई थी ना, मैंने उस दिन एक चीज बोली थी, बजिंदर पैसे से तू दुनिया खरीद ली, तुमने लोगों का विश्वास नहीं खरीदा। तू सोचता है कि तूने दुनिया खरीद ली या तूने लोगों का विश्वास खरीद लिया, पर मैं तुझे आज एक चीज बोलती हूँ कि पैसे से तुमने सिर्फ एक जेल खरीदी है टिल डेथ तक। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जो आपने SI की बात की, क्या वो वाला मामला अभी भी उस शख्स पर चल रहा है? हाँ जी, अभी भी चल रहा है, लेकिन मुझे मानजोग अदालत पे पूरा विश्वास है कि वो इस चीज को, उनको डाउट है ये गलत है मैटर, क्योंकि जिस बंदे का सप्लीमेंट्री में नाम नहीं है उस बंदे को इनलीगल तरीके से बुलोंगी से उठाया गया, पंजाब से, नहीं तो जो चंडीगढ़ स्टेट और पंजाब स्टेट से परमिशन लेके फिर बंदे को अरेस्ट करने जाती है। रातों रात ऐसे उठाया गया जैसे पता नहीं कोई ऐसा ही कांड कर दिया उसने। ठीक है, देखो पैसा कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो मामला अभी कोर्ट में, और उम्मीद करते हैं सच सामने आएगा सबके, और जो भी गुनहगार होगा उसे सजा मिलेगी जरूर। आपकी पूरी की पूरी कहानी पर अगर हम वापस आते हैं तो यहाँ पर एक पहलू ये भी कि अमूमन, क्योंकि आप ब्लैकमेलिंग की बात भी कर रहे हैं कि आपको ब्लैकमेल किया गया, तो उस पहलू को थोड़ा सा समझाएं कि ब्लैकमेल कैसे किया गया और उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कितने वक्त तक करते रहे ये पादरी बजिंदर? ये कम से कम 6-7 महीने तक इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे। और ये कैसे उठाते रहे, जैसे अब हमारी कोई अश्लील वीडियो है, फोटो है, क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इज्जत नहीं है। हमारी भी इज्जत उतनी होती है जितनी एक करोड़पति की बेटी की इज्जत होती है। और मुझे यही था, मैं अपने फादर साहब का नाम नहीं लेना चाहती,
मुझे यही था कि मेरे फादर साहब को मेरी वजह से कोई झटका ना पहुंचे। तो मैं ये चीज़ें सहन करती रही, पर आपको पता है एक दिन तो पाप का घड़ा भरता ही है। फिर एक दिन ऐसा आया कि इसने मेरी बहुत मार कुटाई की, अपने जो भी ये 7 चेलों का नाम लिखा रखा ना इसने मेरी अम्बाला रोड पे बहुत पिटाई की और मुझे वहीं पे फेंक के आ गया। क्या अधमरा समझ के, मरा हुआ समझ के, ना कैसे ना छोड़ के आ गया? अपने आप आओ। अच्छा, अपने आप आओ। उस टाइम मुझे इतना वो था नहीं, जो FIR दर्ज होने के पहले की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने स्टेप उठाया कि मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी। और आज चाहे मेरे ऊपर FIRs भी हुई, बहुत मुश्किलें आती है जब हम किसी अनजान शहर में जाके बताते हैं अपनी चीजें कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। बहुत सारे मतलब कि मेरे को पैनिक अटैक्स भी आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी ने मेरा बहुत साथ दिया। आज भी मैं उनकी ही पूजा करती हूँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। देखो बाइबल बुरा धर्म नहीं है। धर्म कोई भी बुरा नहीं है, धर्म कोई भी बुरा उसका नहीं इस्तेमाल है। करने वाले लोग उसका बुरे हैं। ये जो इस्तेमाल कर रहा है ना, आजकल लोगों ने एक ट्रेंड पकड़ रखा है कि ये लड़की ने मसीह धर्म को बर्बाद कर दिया है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। आप ये चीज छोड़ो, लोगों की बात छोड़ो। मेरे इन लॉज खुद बजिंदर के चेले हैं, मेरे इन लॉज, और जिस दिन से उसको सजा हुई है मेरे इन लॉज डेली मेरे खिलाफ वीडियोस डाल रहे, डेली। अच्छा, डेली वीडियो डाल रहे और डेली मुझे मेंटली टॉर्चर इतना ज्यादा किया जा रहा है। चाहे मैं अलग से अपने मकान बना के अलग से रह रही हूँ, पर जब मैं वो वीडियोस देखती हूँ ना कि इनको कोई शर्म ही नहीं है। नहीं, मुझे थोड़ा सा समझाएं। आप अपने गृहस्थ जीवन में जो है वो एंटर कर चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल, जो पूरा बिल्कुल मामला अभी सामने आया है, और जो आपके पतिदेव है वो आपके साथ हैं इस पूरी लड़ाई में, क्या वो आपके साथ थे? जिस लड़के ने 2018 में मेरी हेल्प करी थी, जिस लड़के ने 2018 में मेरी हेल्प करी थी, 2023 में मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। देखो कोई भी लड़का कुंवारा होता है, वो कोई भी किसी पीड़िता के साथ शादी नहीं करता है। मेरी पहले भी मैरिज हुई थी, उसको सब पता था, लेकिन उसने मेरा साथ दिया। और जब वो उसको अरेस्ट किया गया, मैंने भी उसका साथ दिया, और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद हम लोगों ने अपना मकान बनाया, सब कुछ। मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की ही वजह से मैं ये जंग जीत पाई हूँ, नहीं तो अगर वो नहीं होते तो मैं कभी नहीं जीतती। तो फिर मैं अब समझना ये चाह रहा हूँ कि जिन इन लॉज की आप बात कर रहे हैं, वो जो आपके अभी पति हैं, उन्हीं के माता-पिता हैं, माता-पिता, जो बिल्कुल। आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते, और उनके पादरी बजिंदर के वो अभी भी भक्त है? बिल्कुल बिल्कुल, वो पादरी विजेंद्र के शुरू से ही भक्त थे, बट मुझे इस चीज का पता नहीं था। जब उनको पता चला कि इस लड़की ने पादरी विजेंद्र पे पर्चा दर्ज करवाया हुआ है, वो दिन से लेके 2 साल हो गए, वो मुझे आज तक परेशान करते आ रहे हैं कि तुम मुझे पर्चा वापस ले लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलो अब तो सजा ही होगी। देखो जो चीज होती है ना, अगर जज साहब ने सजा की है तो जज साहब ने कुछ देखा है, सबूत देखे हैं, हर एक चीज देखी है। एक औरत को दुखी करना, कभी ऐसा होता है ना, एक औरत की हाय लग जाती है। इस बजिंदर ने मुझे बहुत रुलाया है, पर ये चीज जो मेरे ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले वो कभी नहीं समझ सकते। मैं इतने खतरे में रह रही थी इस केस के चलते कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे इन लॉज रहते हैं, बजिंदर ने मेरे लिए स्पेशल वहां पे कैमरे लगा रखे थे। मैं जब जाती हूँ, मेरा ड्रेस कोड क्या है, मेरे ऊपर हमला कब करवाना है, मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला कब करवाना है, पूरा वो इंतजाम करके रखता था। और जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे वो सारी चीजें उसको बताते थे, आज ये गई है, आज इसने ये ड्रेस पहनी हुई है, पूरा मतलब कि बायोडाटा बताते थे। लेकिन मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि पादरी बजिंदर को अब आखिरी सांस तक जेल में रहने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा जा चुका है। हो सकता है कि वो अपर कोर्ट में अप्लाई करें, वो एक अलग विषय है, लीगल मैटर है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी आपके इन लॉज जो है वो उस तरफ क्यों आकर्षित है, और आपसे क्यों दूरी बनाए हुए हैं, अपने बेटे से क्यों दूरी बनाए हुए हैं? उनका सर माइंड वॉश हो रखा है, उनका माइंड, ब्रेन, सब कुछ वॉश हो रखा है। उनको कुछ नहीं दिख रहा, उनको सिर्फ अपने पापा जी दिख रहे हैं, बस कि हमारे पापा जी कब बाहर आएंगे, हमारे पापा जी कब बाहर आएंगे, उनको कुछ नहीं दिख रहा। वो उनका कोई पता नहीं। अब मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी रहती है, मैं सेफ हूँ, अगर सिक्योरिटी ना हो उनको कोई पता नहीं, मुझे मार दे वो। लेकिन ये जो पापा जी है, जब मैं पढ़ने लगा और भी बहुत लोगों से जब हमने बातचीत की, तो पता चला कि इनके पैर में रॉड डली है। मैं बात कर रहा हूँ पादरी विजेंद्र की, जिनके पैर में रॉड डली है, जिनकी जो धर्मपत्नी है वो बीमार रहती हैं, और जब कोर्ट में उन्हें सज़ा हुई तो वो काफ़ी हद तक रोने की स्थिति में थे, और साथ ही साथ वो कोर्ट से ये कह रहे थे कि मेरी अपनी स्थिति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे इस तरीके का कठोर कारावास ना दिया जाए। अगर वो इतने शक्तिशाली है, अगर वो इतने चमत्कारिक है, तो फिर वो अपने पैर की रॉड की बात हो, बीवी की प्रॉब्लम हो, इन तमाम चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर पाए?
देखो, जहाँ तक चमत्कार की बात है, वो सिर्फ एक प्री प्लानिंग होता है। मैंने भी वहाँ पे 1.5 साल वर्क किया है। वो प्री प्लानिंग होता है। और जहाँ रही उसकी पत्नी की बात, उसकी पत्नी को एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो खुद की पत्नी को नहीं ठीक कर पाते। और मैं बच्चों के लिए कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ। और खुद के उसकी टांग में राड पड़ी हुई है। वो खुद अपने आप को नहीं ठीक करना। वो उन्होंने जज साहब से बोला, जज साहब मेरे से गलती होगी यार, मैं इतना मतलब कि मेरी पत्नी ठीक नहीं रहती, उसको स्पाइन की प्रॉब्लम है और मेरी रोड है जो दर्द जब करती ये सब कुछ हुआ आप कोर्ट रूम में थे मौजूद? नहीं, मेरे वकील साहब मौजूद थे। अच्छा, उन्होंने आपको ये हाँ, बताया वो कि... रोने लग गया था। तो जज साहब ने उनकी प्लीज सुनी, सारी बात सुनी उनकी। उसके बाद जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया। जो अनिल सागर आपके वकील हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि आपने बताया कि जो आपके पहले वाले वकील थे उनके आपने बिकने की आशंका भी जाहिर की है। बिल्कुल। तो ये जो अनिल सागर जी है, ये आपके साथ कब एसोसिएट हुए और इनके आने के बाद इस केस में किस तरीके की तरक्की देखने को मिली? क्योंकि अब तो सजा तक मिल गई है, तो कहना होगा कि उनके आने के बाद कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए तो बेहतर हुई। देखो, मेरे लिए तो ये भगवान समान ही समझो आप। जैसे अंधे को दिखने लग जाता ना, वो चीज हुई थी मेरे साथ। जैसे मेरा जो केस चल रहा था, उसके जितने भी मैंने वकील हायर करे थे सब बिक गए थे। और जब जो मुझे किसी ने गवाही सिखाई नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था मैंने वो ही बताया। जो फ्लैशबैक है वो हमेशा मेरे सामने रहता है, चाहे वो टिल डेथ भी हो जाए, चाहे उसको फांसी भी हो जाती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तो हमेशा मेरे सामने रहेगा। बिल्कुल। तो जो अनिल सागर जी हैं, ये मुझे एनजीओ के थ्रू ही मिले थे। ये मुझे सरबजीत सिंह रोकी वाल्मीकि जी और एक शिवसेना के प्रधान है, जो उन्होंने मुझे बताया था। इन्होंने फिर दोबारा मुझे वकील मुझे हायर करके दिए थे। तो उसके बाद इन्होंने मेरे से कोई फीस नहीं ली, 1 रुपया तक नहीं लिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन इन्होंने मेरे मरे हुए केस को, मतलब कि जो चीजें मैं हम वकील के बिना कुछ पेश नहीं कर पाते ना कोर्ट में, तो जो मेरे वकील थे उनको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स देती, लेकिन वो पेश ही नहीं करते थे, क्योंकि वो बिके हुए थे। तो मैं कैसे उनका नाम ले दूं? आज वो कहते हैं वो हमारा नाम नहीं लेते, आप हमारा नाम नहीं लेते, हमने आपकी इतनी हेल्प करी है। जब मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए कि 2006 से बजिंदर जो हिस्ट्री शीटर है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं किए? बिल्कुल। 2 चीज़ें मुझे आपसे बात करके समझ में आई, जो भावनात्मक तौर पर भी आपके लिए हो सकता है कि बहुत हिला देने वाली हूँ। वो ये कि एक तो आपके माँ बाप तक ने आपका साथ छोड़ दिया था, है ना, आपके भाई तक ने आपका साथ छोड़ दिया था, और आपके जो भी मौजूदा दौर में इन लॉज है वो भी आपसे नाराज़ ही चल रहे हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए, क्योंकि ये भी क्रांतिकारी कदम होता है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट की तहलीज पर जाते हैं, बार बार लड़ते रहते हैं, और इसका जो आंकड़ा है वो 10% भी नहीं होगा, 10% भी ऐसी महिलाएं नहीं होती जो कोर्ट की दहलीज तक जा पाती हैं। इस तरीके के क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए और उस हद तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना तो पड़ा, माँ बाप के प्यार से लेकर और सास ससुर का प्यार। बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ खोया। बहुत सारे नए रिश्ते भी बने मेरे साथ, बहुत सारे पुराने रिश्ते, खून के रिश्ते छोड़ दिए मैंने इस केस को जीतने के लिए। मैंने अपने खून के रिश्ते छोड़ दिए इस केस को जीतने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज जीतती हूँ ना, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसका साथ क्यों नहीं दिया। और यही यहाँ तक पहुँचने की बात, मुझे गुरु ग्रंथ साहब जी, मुझे भगवान वाल्मीकि जी, मुझे हर धर्म पे बहुत विश्वास है, लेकिन ये जो बंदा था धर्म की आड़ में गलत काम आज तक कर रहा था, आज तक प्रेजेंट, आज तक, जब तक इसको सजा नहीं हुई। एक बंदा होता ना, एक गलती होगी, इनके वकील ने बोला था जी हमारा पादरी बजिंदर सिंह जी सुधर रहा है। सुधरते 2 दिन बाद एक पर्चा और हो जाता है, सुधरते 2 दिन बाद एक पर्चा और जाता है, 2 FIR हो। जब कोई ये कहता है कि पादरी सुधर रहा है, तो उसका मतलब है कि पादरी बिगड़ा हुआ था। तो ये अपने आप में ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला जज साहब इनको माफ कर दो, पादरी सुधर रहा है, बजिंदर जी अभी सुधर रहे हैं। अच्छा, सुधरते अगले दिन फिर FIR हो जाते, बजिंदर सिंह थप्पड़ मारते औरतों को थप्पड़ मारते और ऐसी ऐसी जगह पे मारते हैं। तो औरत कोई अगर वीडियो सामने नहीं आती तो किसी को पता नहीं चलना था, क्योंकि ये ऐसा बंदा है, ये मनमानी तो अपनी करेगा, लेकिन ये औरतों को दबाने के लिए दफना भी देगा और औरतों को मिसयूज भी करेगा और औरतों को थप्पड़ मार के चुप भी करवा देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सूर्य समाचार के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ जी। जो लोग मेरे थंबनेल लगा के मेरी फोटोज सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स डाल के, अलग अलग चीजें डाल के मेरी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल कर रहे हैं, जो मेरे घर की CCTV फुटेज मेरे इन लॉज वायरल कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को ये चीज बता दूं कि अगर मैं 7 साल नहीं दबी तो तुम्हारी ये छोटी मोटी चीजों से मैं दबने वाली नहीं हूँ।
तुम लोग कानून की उल्लंघना कर रहे हो, तुम लोग कोर्ट के कानून की उल्लंघना कर रहे हो, इस चीज का खमियाजा तुम लोगों को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। सूर्य समाचार पर आकर अपनी आप बीती बताने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना उस पीड़िता को जिसने इस पूरे केस को लेकर बहुत कुछ खो दिया, अपनों के प्यार से लेकर उन तमाम दायरों को खो दिया जो कभी उनके साथ हुआ करते थे। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही कि इस तरीके के मामले, इस तरीके के गॉडमैन जो खुद को बताते हैं, लोग उनके जाल में क्यों फंस जाते हैं। ये पूरा इंटरव्यू दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद कि ऐसी महिलाएं सामने आएं जिनके साथ कुछ भी बुरा हुआ है। सेंसेशनलाइज करना किसी भी चीज को ये सूर्य समाचार का मकसद बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि वो आवाजें सामने आ सके, उन्हें एक मंच मिल सके जो आवाजें अमूमन दबी रह जाती हैं। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीजें समाज में घटित ना हो, एक वाकई में बराबरी का समाज बन पाए। राज की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।